नमस्कार, प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं जेपी शर्मा। बहुत स्वागत है आपका। जिस तरह से बयानों के जहर बुझे तीर इस लोकसभा चुनाव प्रचार में देश भर में सामने आ रहे हैं, उससे लगता है कि नेताओं ने बदजुबानी को चुनाव प्रचार का श्रृंगार समझ लिया है। कोई राज्य, कोई दल इस बदजुबानी में बेदाग नहीं है। जैसे कि हमारे माननीयों ने यह तय कर लिया हो कि बदनाम हुए तो क्या नाम ना हुआ, या फिर मकसद है ध्रुवीकरण। भड़काऊ बात कहो, अपने समर्थकों में जोश भरो, सही शब्दों में कहें तो उन्हें भड़काओ और वोट पाओ। नेताओं के लिए पूरा देश ओछी सियासत का मैदान है और मर्यादा के लिए चुल्लू भर पानी छोड़ दिया गया है। चुनाव आयोग ने प्रतिबंध का फॉर्मूला निकाला, लेकिन वो उतना असरदार नहीं कि वो गंदी जुबान को लगाम दे सके। इन हालात में राजनीति की नई पौध क्या इसी खाद पानी के साथ तैयार होगी? आज प्राइम डिबेट में इन्हीं सब पहलुओं पर चर्चा होगी। पहले रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव में नहीं थम रही है नेताओं की बेलगाम बयानबाजी। पीएम मोदी पर विवादित टिप्पणी करने पर ईसी का कांग्रेस सचिव जुबेर खान को नोटिस। केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा बोले, किसी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर आंख और उंगली उठाई तो सलामत नहीं रहेगी। मुस्लिमों को लेकर बयान पर मायावती पर ईसी ने लगाई थी 48 घंटे की रोक। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर लगा था 72 घंटे का बैन। योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि अगर कांग्रेस एसपी बीएसपी को अली पर विश्वास है तो हमें भी बजरंग बली पर विश्वास है। जयाप्रदा पर विवादित बयान को लेकर आजम खां पर लग चुका है 72 घंटे का बैन। साध्वी प्रज्ञा का विवादित बयान 26/11 के शहीद हेमंत करकरे से कहा था तेरा सर्वनाश होगा। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर भोपाल से हैं बीजेपी कैंडिडेट। विवादित बयान को लेकर गुलाबचंद कटारिया को भी मिला था नोटिस। कटारिया ने कहा था, आजादी के बाद मुस्लिमों की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, अगर ऐसा ही रहा तो हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएंगे। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू भी पीएम मोदी पर दे चुके हैं विवादित बयान। उमा भारती ने प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया। हिमाचल प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने राहुल गांधी को अभद्र भाषा बोली। बाबा बालकनाथ और पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने राहुल गांधी के खिलाफ विवादित बयान दिया। बाबा बालकनाथ ने कहा था, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने के योग्य ही नहीं है। और चलिए शुरुआत करते हैं बहस की। हमारे साथ जितेंद्र शिमाली जी हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रकाश भंडारी साहब हैं हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार, और डॉक्टर अर्चना शर्मा हैं, कांग्रेस की मीडिया चेयरपर्सन, पीसीसी की उपाध्यक्ष। बहुत स्वागत है आप सभी का। मेरे आप जो दोनों राजनीतिक मित्र हैं वो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि ये साबित करेंगे कि आप पाक साफ हैं, सामने वाला सिर्फ गंदा है। तो पहले शिमाली साहब आपके पास आ रहा हूँ, आप पहले साबित कर दीजिए कि कांग्रेस बौखला गई है हार के डर से और इसलिए गंदी भाषा का इस्तेमाल कर रही है, बदजुबानी कर रही है। आपकी पार्टी के लोग तो एकदम पाक साफ हैं। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है। जब लोकसभा चुनाव का आगाज़ हुआ था तो आगाज़ होते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह अपने भाषण में स्पष्ट रूप से कहा था कि हम ये चाहते हैं ये चुनाव 55 साल कांग्रेस के राज के और 55 महीने भाजपा राज के जो विकास के काम हैं उनके आधार पर ये चुनाव लड़ा जाए। पर उसके बाद में जिस प्रकार से जो कांग्रेस हमेशा हर चुनाव में जातिवाद और वंशवाद का, जिस प्रकार से जातिवाद का बांट करके, लोगों को बांट करके राज करने का जिस प्रकार से सिस्टम चला रखा था, वो अपने बयान बोलने उन्होंने शुरू किए। और सबसे पहले सेम पित्रोदा जैसे लोगों ने बयान दिए और पाकिस्तान के बारे में उन्होंने कहा कि आतंकवाद के लिए पाकिस्तान को दोष देना गलत है। इस प्रकार की जब ये भाषा चालू हुई और इसका स्तर गिरते गिरते शर्मनाक, और मैं कह रहा हूं कि जेपी जी कि इस इतिहास के अंदर, हिंदुस्तान के इतिहास में पहले प्रधानमंत्री ऐसे होंगे जिनको इन सारे विपक्षियों ने सबसे ज्यादा गाली दी है। आज तक किसी प्रधानमंत्री को इतनी ज्यादा गालियां कभी नहीं दी और हल्की भाषा का प्रयोग, परंतु जितनी ज्यादा गालियां नरेंद्र मोदी जी को विपक्ष ने दी है, जनता और विश्व के अंदर उनका स्तर उतना ही ऊंचा उठा है। पर राहुल गांधी जी का स्तर जब इस प्रकार से नहीं उठा तो उन्होंने बिल्कुल झूठ और तथ्यहीन बातों का सहारा लेकर के उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया कि राफेल के अंदर भ्रष्टाचार हुआ है। जब सुप्रीम कोर्ट ने ये खुद ने अपने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ये गलत बात कही गई है, परिणाम ये हुआ कि उनके खिलाफ कंटेम्प्ट का मुकदमा दर्ज हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ नोटिस जारी किए। तो मैं कह रहा हूं दीपी जी कि इतना स्तर गिर रहा है और जिस प्रकार से आजम खान ने एक महिला के संबंध में जितनी शर्मनाक टिप्पणी करी, इससे ज्यादा शर्मनाक इस लोकतंत्र में
चुनाव का चेहरा अभी आज तक नहीं हुआ। और पर ये जितना ज्यादा चेहरा गिरेगा उतना ही ज्यादा बीजेपी ऊपर उठेगी। क्यों कि जनता सब जानती है, जनता को सारी हकीकत पता होती है। किसी क्रिया के बारे में प्रतिक्रिया कहना एक अलग विषय होता है, या कोई व्यक्ति ने अगर कोई बात जबान से निकल भी गई तो उसके बारे में स्पष्टीकरण देकर के आप क्लियर कर दो, परंतु आप राष्ट्रपति को नहीं छोड़ रहे। आपके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब राष्ट्रपति के बारे में ही कह रहे हैं, उनकी योग्यता का कोई पैमाना नहीं है। वो कह रहे हैं ये तो SC के आदमी हैं, इसलिए भाजपा ने इनको वोट लेने के लिए प्रधानमंत्री बना दिया। अच्छा। अरे भाई आप मुख्यमंत्री हो, मुख्यमंत्री होकर के इतनी हल्की भाषा का प्रयोग, तो इनका कारण समझ में आता है कि ये कांग्रेस का कल्चर है। अच्छा। जैसे राहुल गांधी वैसे अशोक गहलोत। अच्छा, इसलिए इतना स्तर तो इनका गिरना स्वाभाविक है, पर जनता सब समझती है। देश का युवा, देश का किसान, देश की महिला, इनके साथ जिस प्रकार से झूठ बोल करके राजस्थान में इन्होंने ये इनके प्रकार की सत्ता तो हासिल कर ली, ठीक है, पर सत्ता आने के बाद में जिस प्रकार के 4 महीने का शासन चल रहा है वो राजस्थान की जनता इनको माफ नहीं करेगी। श्रीमाली जी, जितना आपने कांग्रेस के गुणगान में समय लिया उसके 20% समय में ये टिप्पणी जो योगी आदित्यनाथ के ऊपर बैन लगा 75 घंटे का, उमा भारती जी के बयान को लेकर के विवाद उठा, मेनका गांधी जी के बयान को लेकर के विवाद उठा, उसके बारे में भी जरा बोल दीजिए। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने कि कोई भी व्यक्ति अगर टिप्पणी इस प्रकार की करता है तो चुनाव आयोग इस बारे में कर रहा है, परंतु कम से कम देश, कम से कम सेना, कम से कम जाति, इनके आधार पर झूठ बोल करके आप जनता को तो मत बरगलाओ। तो जाति की तो बात की योगी आदित्यनाथ जी ने, यही तो कहा, अली वली की बात की उन्होंने, मेनका गांधी जी ने मुसलमानों की बात की। आप अली के साथ हैं, क्योंकि सिद्धू साहब ने कहा कि मुसलमानों एक हो जाओ। सिद्धू साहब कहा बोल रहे हैं, साफ बोल रहे हैं कि मुसलमानों एक हो जाओ, ये और एक होकर के बीजेपी के खिलाफ। तो जब ये बोलेंगे तो वो बोलेंगे भैया आप अली के साथ हो तो हम बजरंग बली के साथ हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, प्रकार का वो नहीं है। और चुनाव आयोग अगर कोई बोलेगा, चाहे बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस हो, चुनाव आयोग सीधी कार्रवाई करनी चाहिए, निश्चित तौर पे करनी चाहिए। ठीक है। अर्चना शर्मा जी, वैसे तो आपको भी वही बात कहनी है और वही साबित करना है, लेकिन यहाँ श्रीमाली जी के ने जो कहा उससे ये बात निकल कर सामने आई है कि ये तो केवल क्रिया की प्रतिक्रिया कर रहे थे, क्रिया तो आपकी तरफ से शुरू हुई है। देखिए जेपी जी, बहुत सुविधा के साथ उन्होंने इसको क्रिया की प्रतिक्रिया बता करके और अपने आप को सेव करने का काम किया है। देखिए, समग्र रूप से राजनीतिक परिदृश्य को देखें तो बहुत ज़्यादा सुखद नहीं है, क्योंकि इस समय मौसम गर्म है, धूल भरी आंधियाँ भी चल रही हैं और उस समय थोड़ी बहुत मिट्टी उड़े स्वाभाविक लगता है। लेकिन यदि उसका स्तर इस पर आ जाए कि हमें विवेचना करनी पड़ जाए टीवी चैनल्स पर कि कौन सही है कौन गलत है और फिर उसकी व्याख्या सुविधा के अनुसार हो, तो जनता भी भ्रमित होती है। लेकिन सच्चाई ये है कि चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे इनके अन्य नेता हों, इन्होंने खुद ने कह दिया कि सब सेना मुद्दा नहीं होना चाहिए, जाति मुद्दा नहीं होना चाहिए और धर्म मुद्दा नहीं होना चाहिए। लेकिन ये तीनों बातों को मुद्दा कौन बना रहा है? देश देख रहा है। आज इन्होंने एक महिला है, उनको साध्वी की उपमा दी गई है, लेकिन अब साध्वी जैसे कृत्य तो उन्होंने किए नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को इस तरह से प्रोजेक्ट किया आज पूरे देश के सामने, जैसे देश की कानून व्यवस्था, देश की एजेंसीज तो सबसे ज़्यादा खराब हैं, उनसे ज़्यादा कोई क्या सकते ब्रूटल कोई हो नहीं सकता। और साथ ही साथ ये बताने का प्रयास किया कि साहब ये जो हमारे एक शहीद हुए थे करकरे, वो उनको बददुआ से वो मारे गए, यानी वो आतंकवादियों से जाबाजी के साथ नहीं हो गया, लेकिन कहा उन्होंने, और सार्वजनिक रूप से वापस लेने से नहीं होता साहब, आपने उसका राजनीतिक लाभ लेने का काम किया। अब आप भी इस संयम को बनाए रखिएगा। उसके अलावा मुझे एक चीज़ बताइए जेपी जी कि जो शख्सियत जिनको एक बार आप ये कहें कि ये तो हमारे प्रथम व्यक्ति हैं, हमारे देश के नेतृत्व करता है, वो सार्वजनिक मंचों से विपक्ष की सबसे बड़ी नेता को विधवा बता दें, उनको उनके प्रति भ्रष्टाचार के अनर्गल आरोप लगा दें, महिला की गरिमा का हनन कर दें, इनको फर्क नहीं पड़ता। मैं ये नहीं कहूँगी कि हमारे किसी व्यक्ति ने ऐसा कर दिया तो स्वीकार है, हम उनको स्वीकार नहीं करते हैं और कहा है तो कार्रवाई करने में भी विलम्ब नहीं करते हम लोग। लेकिन बात यह है कि आप एक तरफ तो शुचिता की बात करते हो, पार्टी विद डिफरेंस की बात करते हो, लेकिन वास्तविकता में हो क्या रहा है? देश के इस पॉलिटिकल रिटोरिक को इस निम्न स्तर पर, या यूँ कह सकते हैं वो जो एक बार सेट होता था स्टैंडर्ड का, उसको सबसे नीचे स्तर पर लाने का काम किसने किया? किसने अपनी राजनीति
राजनीति को उस हिसाब से नर्चर किया, या यूं कह सकते हो उसको ग्रूम किया है, जिसमें कि विपक्ष को टारगेट करो अपनी जवाबदेही से बचने के लिए निरंतर, उस समय से लेकर तब तक जब आप पहले चुनाव में आए थे और अब चुनाव में जाने वाले हो। और ये काम इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इनके पास अपने मुद्दों के लिए जवाबदेही नहीं है। जनता जानना चाहती है बेरोजगारी दर क्यों बढ़ी, जनता जानना चाहती है भुखमरी के इंडेक्स में नीचे क्यों गिरते जा रहे हैं, जनता जानना चाहती है कि गरीबी क्यों बढ़ रही है, जनता जानना चाहती है महिला उत्पीड़न के लिए आपका क्या विजन है, जनता जानना चाहती है नोटबंदी का वादा किया नहीं था आपने कर दिया, उसकी जवाबदेही दीजिए। आपने जीएसटी के बारे में कोई विजन नहीं रखा क्योंकि मुख्यमंत्री रहते हुए आपने सबसे खराब कानून इसे करार दिया था, ये आपके मैनिफेस्टो का पार्ट नहीं था। आज भी उस मैनिफेस्टो में मुझे तो ये जानकारी मिली, मैं अधिकृत रूप से नहीं कह रही हूं, लेकिन मुझे आज ये जानकारी मिली है कि भारतीय जनता पार्टी जो अपने मैनिफेस्टो में धारा 370 को हटाएंगे का वादा करती है, वही भारतीय जनता पार्टी का जम्मू कश्मीर का एक अलग मैनिफेस्टो है जिसने कमिटमेंट किया है कि इस धारा को हम नहीं हटाएंगे। यानी बरगलाने की राजनीति, उन लोगों के साथ सियासत करना जो आतंकवाद को संरक्षण देते हैं। और मुझे बताइए फौज के साथ सियासत कौन कर रहा है, मुझे बताइए आप। जब पुलवामा में हमारे जाबाज सिपाही मारे गए, बेरहमी से मारे गए, तो हमारी हिंदू संस्कृति कहती है कि जब तक उनका क्रियाकर्म ना हो, उनके चित्र ना लगाए जाए। प्रधानमंत्री ने अगले दिन राजस्थान की धरा पर उनके चित्रों को अपने पीछे लगाकर उसको अपना फीड बताकर वाहवाही लूटने का काम किया। तो ये सारा परिदृश्य, क्योंकि ये सत्ता में बैठे हैं, ये चाहते थे कि सारा जो सोच है, सारा नैरेटिव है, वो उन मुद्दों से हट जाए जिन मुद्दों पर जनता आज वोट देना चाहती है या उस का आकलन करना चाहती है। तो सच्चाई ये जेपी जी की कोई भी व्यक्ति हो, चाहे मैं कांग्रेस के प्रतिनिधि हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि हूँ, कम से कम ईमानदारी के साथ ये स्वीकार तो करे कि हाँ, स्तर राजनीति में वाग बाणों का गिर चुका है, गरिमा का हनन हो चुका, कोई स्तर रहा ही नहीं। अगर चलिए अच्छा है आपने स्वीकार किया अर्चना जी, लेकिन इससे आगे मुझे ये भी बताइए कि जुबैर खान साहब जैसे लोगों ने अगर ये बयान जो दिए हैं जिनसे आप इत्तेफाक नहीं रखते तो कार्रवाई करने का भी सोचते होंगे, है ऐसा विचार, कुछ किया आपने कार्रवाई? बिल्कुल, अगर हमारे संज्ञान में आता है और नेतृत्व संज्ञान में टीवी पे चल रहा है, आप कहें तो मैं आपको सुनाऊं इसका ऑडियो? मेरी बात सुनिए जेपी जी, कई बार होता है जैसे इन्होंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय के लिए कहा, इन्होंने राष्ट्रपति जी को टारगेट कर दिया। अरे साहब, उन्होंने एक लेख का उल्लेख किया, मीडिया के किसी एक समाचार पत्र में छपे हुए लेख का उल्लेख करते हुए कहा कि साहब ऐसा माना जा रहा है कि अमुक अमुक कारणों से उनको राष्ट्रपति बनाया। उन्होंने कहा, उन्होंने ये तो नहीं कहा मेरा विचार, उन्होंने तुरंत कहा कि मेरे शब्दों को गलत इंटरप्रेट किया गया है, मैं उनका पूरा इतनी क्षमता तो रखते हैं, इतनी इच्छा शक्ति तो है कि कहीं कुछ ऐसा टारगेट हो तो अपनी गलती को स्वीकार कर ले। आप मुझे बताइए, क्या प्रधानमंत्री की इस बात को आप स्वीकार करते हैं कि विपक्षी सबसे बड़ी महिला को विधवा कह, अगर विधवा होना कोई बुरी बात है क्या? वो किसी के साथ भी घटना घट सकती है, लेकिन आप उनको विधवा कहकर संबोधित करो और अपने वोट बटोरने का काम करो, देश की महिलाएं स्वीकार नहीं करेंगी। तो हंसने की बात नहीं थी श्रीमाली जी, आप गंभीरता से सोचेंगे तो इंट्रोस्पेक्ट करने का अवसर आपके लिए भी है, हमारे लिए भी। हमें सोचना पड़ेगा कि हम गरिमा की हनन होती इस भाषा के लिए क्या सोच सकते हैं, कैसे शुचिता की प्रमाण स्थापित कर सकते हैं, उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं। ये होना चाहिए ताकि इस जनता, विशेषकर युवा जनता, ये सोच सके कि ये राजनीति उस तरह का गलत खेल नहीं है जैसा कि इसको भारतीय जनता पार्टी प्रोजेक्ट करना चाहती है। भाजपा की खताओं को आप ज्यादा गंभीर इसलिए मानती हैं कि वो तो पार्टी विद डिफरेंस है ना, तो यही सवाल आपकी पार्टी के बारे में भी तो उठता है अर्चना जी कि आपकी तो शाब्दिक हिंसा को भी हिंसा मानने वाली विचारधारा से पैदा हुई पार्टी है महात्मा गांधी की पार्टी। मेरी बात सुनिए जेपी जी, हमने समय समय पर ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करके पूरे देश को बताया है कि यदि किसी ने कोई ऐसा बयान दिया हमारे नेता ने, तो हमने या तो उससे दूरी तुरंत बनाई या फिर उनका खंडन किया। और जब आवश्यकता हुई, मायूस होकर गई प्रियंका जी, आज बहुत मायूस होकर गई कि दूरी तो बनाई, लेकिन उसका भी मैं आपको जवाब दे देती हूँ। प्रधानमंत्री पर एक टिप्पणी हुई थी गुजरात इलेक्शन में, बहुत वरिष्ठ नेता थे हमारे, हमने 1 मिनट भी नहीं लगा उनके खिलाफ कार्रवाई करने। तो हम लोग इसमें हिचकते नहीं, किसी ने कहा। अब रही प्रियंका चतुर्वेदी जी की, हमारी प्रवक्ता रही है, बहुत बड़ा मंच पार्टी ने उन्हें उपलब्ध करवाया, वो राजस्थान भी आई थी, मैं उनसे परिचित भी हूँ। कई बार निजी कारण होते हैं जिससे कि पार्टी किसी के प्रति उच्चाटन हो जाता है, कोई अपने कारण होते हैं। लेकिन अगर ये कहा जाए कि साहब ऐसा हो गया और उसमें वास्तविकता नहीं हो, तो ये विषय जांच का है। परंतु मेरा ये मानना है, मैं खुद एक जीवंत उदाहरण हूँ कांग्रेस पार्टी, 20 वर्षों से मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ, मुझे हर उपलब्ध मंच में आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया। हमने शुचिता की राजनीति की, इसलिए एक व्यक्ति के बयान को समग्र रूप से पार्टी पर अधिरोपित करके और इस पार्टी के बारे में कोई धारणा बनाना, मैं समझती हूँ कहीं से उचित नहीं। चलिए ठीक है, प्रकाश भंडारी साहब, ऐसा कोई तराजू इजाद हो सकता है क्या जिसके अलग अलग पलड़ों में अलग अलग दलों के इन बयानों को रख करके हमें तय कर लें कि ये ज्यादा बदजुबान है, ये कम बदजुबान है? केवल कांग्रेस भाजपा की बात नहीं है, तमाम जो दूसरे दल हैं उनकी भी बात है। जेपी साहब देखिए,
जो चुनाव आयोग है वो संवैधानिक नियामक है जी। वो रेगुलेटर है। हाँ वो चुनाव के नियम कायदे बनाता है, चुनाव करवाता है, चुनाव में जो गड़बड़ियाँ होती हैं उसको भी देखता है। इस देश में जो हो रहा है बयानबाजी के नाम पर, और जो राजनीतिक बयानबाजी इतनी गंदी हो गई है और जाति और कई उसमें व्यक्तिगत आरोपी लगाए जाते हैं, व्यक्तिगत लांछन लगाया जाता है। कई बार सच होते हैं लेकिन उसको उसकी व्याख्या कुछ इस तरह से की जाती है कि वो न सुनने में न पढ़ने में अच्छा लगता है। जी जी। ऐसी स्थिति में आप अगर देखें तो एक देश के अंदर इसी चुनाव आयोग के प्रमुख हुए हैं, मुख्य चुनाव कमिश्नर हुए थे शेषन साहब। टी.एन. शेषन साहब ने चुनाव में जो जिस तरह से खर्च पर अंकुश लगाया था उसका पूरे देश पर प्रभाव पड़ा था जी। और वो चीज़ आज चुनाव आयोग उस पर कायम नहीं है, इस पर कोई रोक नहीं है। कोई आप देखिए चुनाव खर्च बढ़ रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि चुनाव आयोग को ही ये क्योंकि वो नियामक संस्था है, संवैधानिक संस्था, उसको अधिकार है, वही एक नियम बनाए कि इस तरह की बयानबाजी से अगर बाद नहीं आते हैं उम्मीदवार तो चुनाव ही उनका जो उनको अयोग्य घोषित करने का जो है अधिकार होना चाहिए चुनाव आयोग पर। जब इतनी सख्ती होगी तो सब लोगों को इस बात का, क्योंकि चुनाव के मैदान में उतरा हुआ कोई भी उम्मीदवार जो है जी। वो इस तरह से सजा मिले उसे कि उसको वो कभी नहीं चाहेगा। ठीक। तो ये सख्ती जब तक आप सख्ती चुनाव आयोग के मतलब जहाँ केंद्रित है, जहाँ सारे नियम कायदे वहीं बनते हैं, वहाँ ये कायदे नियम कायदे भी बनने चाहिए कि क्या बयान दिया जा सकता है, क्या नहीं दिया जा सकता। और तो करना कहना सकता है। देखिए आप नोटिस, आप हर चुनाव के अंदर नोटिस दिए जाते हैं लेकिन आप उसको नतीजा किसी को सजा नहीं मिलती। ठीक बात है, ठीक बात। तो लोगों के इस पहलू पर काम करना। तो ऐसा है नोटिस आ जाता है, जवाब दे देंगे, हमारा वकील जवाब दे देगा, हम जवाब दे देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, इस पहलू पर काम करना। कोई नियामक के रूप में मुख्य चुनाव अधिकारी को, मुख्य चुनाव के जो कमिश्नर है उसे उन्हें करना चाहिए कि साहब जो चुनाव के कायदे है, कानून है, नियम है, उसमें परिवर्तन किया। ठीक बात है। अब बहुत संक्षेप में जवाब दीजिएगा, अपनी बात कहिएगा केवल। शिमाली साहब, जो बात मैंने अर्चना जी से कही, आपका तो मातृ संगठन आरएसएस है जिसके बारे में कहा जाता है कि भाषा की शुचिता का वहाँ खास तौर पर ख्याल रखा जाता है, और भाजपा के वक्ताओं के बारे में, नेताओं के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत अच्छे वक्ता होते हैं, बहुत अच्छे ऑरेटर होते हैं, शब्दों को तोल सतोल कर बोलना जानते हैं। फिर भी आपकी पार्टी की तरफ से इस तरह की जब बातें आती हैं तो कहीं आपको इस बात की चिंता नहीं है कि आपकी साख गिरती है? देखिए जेपी जी भाई साहब, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, परंतु इसका निर्णय बहुत कुछ जनता पर भी छोड़ना चाहिए, क्योंकि जनता को सब पता होता है कौन व्यक्ति क्यों बोला और उसके पीछे बोलने के पीछे क्या मंतव्य था। ये जनता निश्चित तौर के ऊपर ऐसे भाषा बोलने वाले व्यक्ति के संबंध में निर्णय लेवे। फिर एमएफ हुसैन अगर सरस्वती की नंगी चित्र बना देते हैं तो हमको लोगों के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि नहीं तो बनाने दो, लोग अगर भर्त्सना करेंगे। मैं वही कह रहा हूँ कि धर्म के इस प्रकार की बात है वो है ही, परंतु मैं पहली बात ये कह रहा हूँ कि पहले तो क्योंकि चुनाव हो रहे हैं अभी, तो जनता इसके ऊपर बिल्कुल संज्ञान लेवे और जनता इस बात को ऐसे व्यक्ति के खिलाफ वोट करे जो इस प्रकार की हल्की भाषा, जो राष्ट्र के खिलाफ हो, जो देश के खिलाफ हो, जो धर्म के खिलाफ हो, इस प्रकार की भाषा अगर बोले तो जनता उसके ऊपर जरूर निर्णय ले। पहली बात। दूसरी बात ये कि इसके ऊपर चुनाव आयोग को भी थोड़ा सख्त रुख अपनाना पड़ेगा। और इसमें जो चुनाव आयोग द्वारा जो पार्शलिटी की जाती है कि अब सिद्धू साहब ने जिस प्रकार से बयान दिए कि साहब सारे मुसलमान एक हो जाओ, हमको सब मिलकर के मोदी जी का मुकाबला करना है, ये भाषा आप सेम पित्रोदा जी कह रहे हैं कि आतंकवाद की घटना के लिए इनको पाकिस्तान को दोष देना गलत है, तो इसका निर्णय जनता को करना चाहिए। और साथ साथ चुनाव आयोग को जो राष्ट्र के, देश के खिलाफ हो, जो धर्म के खिलाफ इस प्रकार के हो, उनके खिलाफ बिना पार्टी के सीधी कार्रवाई करनी। ठीक है अर्चना जी, बहुत संक्षेप में जवाब दीजिएगा मैडम। और जितेंद्र जी प्लीज बीच में मत बोलिएगा, समय बिल्कुल कम बचा है। अर्चना जी देखिए, मेरा सवाल ये है, आप अपनी बात भी कहिएगा, संक्षेप में कहिएगा, लेकिन सवाल यह है कि भाजपा ये कहकर, ये तर्क देकर हमेशा बच जाती है कि शुरुआत अगर किसी राष्ट्रीय पार्टी का, सबसे पुरानी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष ये कहकर करे कि चौकीदार चोर है, और इनको इस बात को एक बार नहीं बार बार कहें, संसद में गले लगाकर कहें कि मैं प्रेम की राजनीति करता हूँ, और बाहर निकल करके फिर वो उसको चौकीदार को चोर कहें और नफरत की राजनीति करें, तो फिर भाजपा के पास क्या चारा बचता है?
देखिए जेपी जी, मैंने तो शुरू में ही कहा कि जिन्होंने सियासत शुरू ही की थी सत्ता में आने के लिए टारगेट करके विपक्ष को, और जिन्होंने वादा किया था कि हम करप्शन के ऊपर जीरो टॉलरेंस रखेंगे, उनके राज में डिफेंस की सबसे बड़ी डील में यदि साबित होता है किसी व्यक्ति विशेष को यानी अपनी पूंजीपति मित्र को लाभान्वित करने के, और सारे उनके एंटीसीडेंट्स और सब सामने आते हैं, तो स्वाभाविक कि जनता इस चीज़ को मानेगी। जिसने अपने आप को प्रधानमंत्री चौकीदार जिन्होंने बताया, उनका कृत्य क्या रहा, ये पहली बात। दूसरी बात, अब ये बड़ी बड़ी बातें करें, धर्म, राजनीति, राष्ट्र, ये सब मैं कहती हूँ अमानवीय कर दिया आपने राजनीति को। अमानवीय पहलू स्पष्ट हुआ है आपके राज में। आपने कहा कि हम बहुत अच्छी राजनीति करेंगे, शब्दों को तोल करके बोलते हैं, लेकिन मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है शब्दों की गरिमा का खनन इस स्तर पर हो गया कि जिनको इन्होंने अपने प्रदेशों के अध्यक्षों के रूप में बागडोर सौंपी है, वो लोग विपक्ष को इलेजिटिमेट सन्स ऑफ इंडिया कहते हैं। मैं हिंदी में नहीं कह सकती उसको, क्योंकि इसमें गरिमा का हनन हो जाएगा। उस समय इनको बिल्कुल संकोच नहीं होता कि अपने ही देश के नागरिकों को हम इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करके उनको राष्ट्र विरोधी बताते हैं, क्योंकि हम राष्ट्र के प्रति कोई अपना कर्तव्य निभा ही नहीं सके। तो मैं तो कह ही रही हूँ कि सबको सोचना पड़ेगा ये स्तर कहाँ जा रहा है, किस गर्त में हम जा रहे हैं। ठीक बात है। और प्रकाश भंडारी जी, मेरा सवाल ये है, जो अर्चना जी ने कहा कि सबको सोचना पड़ेगा, शिवाली साहब ने भी कहा, लेकिन आशंका ये भी बनती है कि जैसे डेली वैली आती है तो बवाल मचता है, लेकिन उसके बाद दर्जनों फिल्में ऐसी आती हैं जिनमें सीधा गालियों का प्रयोग होता है, सेंसर बोर्ड इजाजत देता है। ये बहस इस चुनाव में तो हम कर रहे हैं, क्या आने वाले 1-2 चुनाव के बाद हम इस तरह की बहस भी कर रहे होंगे? प्रकाश भंडारी जी, बहुत संक्षेप में जवाब दीजिएगा। देखिए, सब कुछ ये है कि हमारी जो संवैधानिक संस्था है चुनाव आयोग, वो इन सारी चीज़ों को किस तरह देखते हैं, वो चुनाव को कितना स्वस्थ, कितना मर्यादित और कितना स्वस्थ बनाना चाहती है, ये सब कुछ चुनाव आयोग के हाथ में, की इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। ये चुनाव आयोग की भी थोड़ी सी इच्छा शक्ति देखें आप। बिल्कुल ठीक। पहली बार ये कोई किसी को 72 घंटे, किसी को 48 घंटे बोलने से मना किया गया। कम से कम शुरुआत तो ये शुरुआत तो है, बहुत सख्त है मेरी समझ में, बहुत सख्त कदम था, लेकिन इसका जो असर होना चाहिए था उतना असर नहीं हो पाया। बिल्कुल, इस तरह और मजबूत करना होगा, मजबूत करना पड़ेगा। ये जिसके लिए नियम और दिशा निर्देश पूरी तरह से जो है बिल्कुल स्पष्ट होने चाहिए। और एक मैं समझता हूँ जो जरूरी है वो एक नामांकन पत्र भरते समय ये सब बात के लिए एक जो है आपका जो एफिडेविट है उस पे ये जो उम्मीदवार है उसको इस बात पे दस्तखत करने पड़ेंगे कि मैं वो किस तरह से बोलेगा। चलिए सर, बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।